हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यूपीएसआई, आरओ, एआरओ, स्टेट, पीसीएस, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं संविधान को यानी पॉलिटी को। पॉलिटी की लगभग 25 क्लासेज इसके पहले ही कवर करवाई जा चुकी हैं। अगर आप इन क्लासेस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ और नोट्स संडे टू संडे अवेलेबल हो जाया करेंगी। तो देखिए, हमने संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां, संविधान की प्रस्तावना से लेकर के भाग 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 4 के ए को, 5 को और 6 को समझ लिया। 6 में राज्य सरकार के बारे में बताया गया है और उसमें हमने पूरी राज्य की जो विधान मंडल होती है यानी राज्य की विधानसभा, राज्यपाल, विधान परिषद, ये चैप्टर अभी कल परसों कवर किए हैं। आज की वीडियो में हमें देखना है संविधान के प्रमुख संशोधन जितने भी करे गए हैं अब तक, यानी संविधान के इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आज की क्लास में हमें देखना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको इसमें ये याद रखनी है कि संविधान संशोधन की चर्चा संविधान के भाग 20 और आर्टिकल 368 में की गई है। सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें यही याद रखना है कि भाग 20 में और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, जब हमने शेड्यूल्स या अनुसूची वाला चैप्टर कवर किया था तो हमने उसमें देखा था कि मूल संविधान जो था उसमें कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, 8 शेड्यूल्स हुआ करती थी। इसके बाद पहला संविधान संशोधन 1951 करके इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था, यानी 9th शेड्यूल को इसमें जोड़ दिया गया था। 9th शेड्यूल में क्या लिखा गया था, किस लिए यह संशोधन किया गया था, तो इसमें भूमि सुधार से संबंधित मामलों को जोड़ा गया था। भूमि सुधार से संबंधित मामलों को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और इसमें यह कहा गया था कि जितने भी मामले इसमें शामिल किए जाएंगे, यानी 9वीं अनुसूची में जितने भी मामले शामिल किए जाएंगे उनको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है, यानी कोर्ट उनकी जो जांच होती है या जो सुनवाई होती है वो नहीं कर सकती है। तो इसमें आपको याद रखना है पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित मामलों को जोड़ा गया था और इसमें यह कहा गया था कि न्यायालय जितने भी विषय 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाएंगे उनकी समीक्षा नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में और इसमें कौन सी बात जोड़ी गई थी, तो देखिए आपको पता होगा जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1953 में और इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो दी थी 1956 में। 1956 में जो रिपोर्ट राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा सौंपी गई थी उसमें कहा गया था कि पहले जो राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, इससे पहले यानी 1956 से पहले जितने भी स्टेट हुआ करते थे उनको 4 भागों में विभाजित किया गया था, ए, बी, सी और डी में, या का, खा और गा और घा में। तो इसमें यह कहा गया था कि इन जो वर्ग हैं, राज्यों के जो वर्ग हैं उनको समाप्त कर दिया जाए और पूरे देश में 14 स्टेट और 6 यूटी बना दी जाए। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा पूरे देश में जो राज्यों का वर्ग बनाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया था और 14 स्टेट और 6 यूटीज बना दी गई थी। इसी में यह कह दिया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। नॉर्मली एक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, आपको पता होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह कह दिया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए, पंजाब और हरियाणा जो है उसके लिए अभी भी एक जो
हाई कोर्ट है वो होता है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। और पूर्वोत्तर के राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, सिक्किम, इन सब के लिए भी एक ही हाई कोर्ट होता है, उसका नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से ये 2 प्रावधान संविधान में जोड़े गए थे। फिर 31वां संविधान संशोधन 1973 किया गया था। इसमें कहा गया था कि जो लोकसभा की सीटें हैं 525 हुआ करती थी 1973 तक, उनको बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए, हमें सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी संविधान संशोधन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, सिर्फ उनको ही हम पढ़ेंगे। इतने संविधान संशोधन जितने हम पढ़ लेंगे उनको आप बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, वहीं से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 31वें संविधान संशोधन 1973 में लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। अब देखिए, इनको आपको डेट भी याद रखना है। जैसे 7वां संविधान संशोधन है तो इसमें कौन कौन सी बातें कही गई थी और इसका ईयर कौन सा था, किस सन में ये वाला संशोधन किया गया था, ये भी बातें आपको याद रखनी है। फिर 36th अमेंडमेंट जो हुआ था 1975 में हुआ था। ये बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा या कौन से वर्ष में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और सिक्किम को कौन सा राज्य बनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और इसे बनाया गया था 22वां स्टेट भारत के अंदर। इससे पहले 35वां संविधान संशोधन जो किया गया था उसके द्वारा सिक्किम को सहकारी राज्य का दर्जा दिया गया था, सहकारी राज्य बनाया गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। 1 साल तक ये सहकारी राज्य रहा था। फिर इसके बाद जब सिक्किम को ये लग गया कि अब हम भारत में पूर्ण रूप से शामिल हो सकते हैं तो उसने भारत सरकार से निवेदन किया और इसको पूर्ण राज्य भारत का बना दिया गया। और इसे कौन सा राज्य बनाया गया था, तो इसे 22वां राज्य बनाया गया था। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। हालांकि यहाँ पर जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन ही है, सबको आपको याद रखना है, लेकिन इनको विशेष तौर पर एक एक चीज इनकी याद रखनी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। ये सारी बातें, ज्यादातर बातें हम पिछली वीडियोज में कर चुके हैं बीच बीच में, जहां पर भी संविधान संशोधन पढ़ने की जरूरत पड़ती है हम डिटेल में पूरी चर्चा करते हैं। सभी वीडियोज में आपने देखा होगा। अगर आपने पुरानी वीडियोज नहीं देखी हैं तो एक बार जाकर के प्लेलिस्ट से सारी वीडियोज को देख लीजिए। तो देखिए, हम पहले ही देख चुके हैं लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को, क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी सरकार ने बहुत सारे संविधान संशोधन, इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी थी इंदिरा गांधी सरकार ने। और ये किस लिए किया गया था, तो आपातकाल में, आपको पता है आपातकाल लागू किया था इंदिरा गांधी ने 1975 में। इंटरनल इनसिक्योरिटी उसको बेस बनाया था कि आंतरिक अशांति के आधार पर हम देश में आपातकाल लागू कर रहे हैं। तो आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में आपको पता है इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था। तो अपनी सरकार चलाने के लिए जितनी भी जरूरी बदलाव करने पड़ते वो सभी बदलाव इन्होंने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किए थे। कौन कौन से बदलाव इसमें हुए थे ये देख लेते हैं। सबसे पहला आपको ये याद रखना है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेज एक साथ किए गए थे। तो इसमें जोड़ा गया था मूल कर्तव्यों को, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के ए में जोड़े गए हैं और आर्टिकल 51 के ए में जोड़े गए हैं। और इसे जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा अगर आपने पिछली वीडियोज को देखा है तो। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। प्रस्तावना जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि मूल संविधान में ये तीनों शब्द शामिल नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
तो प्रस्तावना में ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसी में ये कहा गया था कि जो राष्ट्रपति होगा या जो प्रेसिडेंट होगा वो कैबिनेट की या मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, यानी राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भी अगर मंत्री परिषद कोई सलाह उसे देता है तो उसे वापस नहीं कर सकता है। ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ दिया गया था। फिर इसमें चौथा पॉइंट जोड़ा गया था कि लोकसभा और विधानसभाएं जो होती हैं नॉर्मली इस संविधान संशोधन के पहले यानी 1976 के पहले ये प्रावधान होता था, संविधान में लिखा गया था कि जब भी लोकसभा की या विधानसभा की बैठक की जाएगी तो 1/10 सदस्य कम से कम उपस्थित होने चाहिए, तभी बैठक की जा सकती है, अन्यथा बैठक नहीं की जाएगी। तो इसमें इंदिरा गांधी सरकार ने संशोधन किया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ये कह दिया था कि लोकसभा और विधानसभा में गढ़ पूर्ति या कोरम की आवश्यकता नहीं है। गढ़ पूर्ति या कोरम इसी को कहा जाता है, यानी 1/10 सदस्य हैं उनको भाग लेने की जरूरत नहीं है। कोरम पूरा हो, गढ़ पूर्ति पूरी हो या न पूरी हो, बैठक लोकसभा या विधानसभा के द्वारा की जा सकती है। ये भी इसमें कह दिया गया था। फिर अगला इसमें पॉइंट जोड़ा गया था कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया था, क्योंकि आपको अगर थोड़ी बहुत बातें पता होंगी तो इंदिरा गांधी सरकार अगर उस समय इलेक्शन करवाती तो इनका जीतना नामुमकिन था, इसलिए इन्होंने कह दिया था कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा करके 6 साल किया जाता है। तो इसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया था। फिर इसी में हमने पढ़ा था जब अनुसूचियों को, तो हमने पढ़ा था 7वीं अनुसूची, संघ सूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 5 विषयों को और जोड़ दिया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अभी हाल ही में आपसे एक एग्जाम में पूछा गया था कि समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा विषय जोड़ा गया है। तो ये सभी विषय भी आपको याद रखने हैं, शिक्षा, वन, वन्य जीव, नापतौल और न्याय प्रशासन। तो इतने संविधान संशोधन आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में जितने भी बदलाव किए गए थे उन सभी को फिर से पूर्ववत कर दिया गया था। जब 1976 में इलेक्शन हुए थे तो यहाँ पर इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। आपको पता होगा मोरारजी देसाई देश के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री रहे हैं। पद पर रहते हुए ही इनकी डेथ हो गई थी और इनका कार्यकाल बीच में ही समाप्त हो गया था। तो मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन 1978 करवाया था, ये बात आपको याद रखनी है। मोरारजी देसाई के सरकार में ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था। अब इसमें कौन कौन सी बातें जोड़ी गई थी, तो इसमें पहला पॉइंट जोड़ा गया था कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होगा, उसे फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। यहाँ पर जिस लोकसभा और लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा करके 5 से 6 साल किया गया था, इसे फिर से 5 साल कर दिया गया। इसके बाद इसमें दूसरा जो पॉइंट जोड़ा गया था वो ये कहा गया था कि जो संपत्ति का अधिकार होगा उसे मूल अधिकार नहीं कहा जाएगा, उसे वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया या उसे कानूनी अधिकार कब बनाया गया। तो आपको याद रखना है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसके बारे में लिख दिया गया आर्टिकल 300 के क में या 300 के ए में। फिर इसी में कहा गया कि आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा जाएगा। जब हमने आपातकाल वाला वीडियो किया था तो हमने देखा था कि आपातकाल आर्टिकल 352 के आधार पर जो राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगाया जाएगा उसके लिए 3 आधार होने चाहिए, या तो युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या तो आंतरिक अशांति हो। तो आंतरिक अशांति की जगह पर यहाँ पर जोड़ दिया गया था सशस्त्र विद्रोह को, क्योंकि आपको पता है इंदिरा गांधी सरकार जो थी उसने 1975 में आंतरिक अशांति को ही आधार बना करके
आपातकाल लगाया था, जबकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। नॉर्मली लोग शांतिपूर्वक बैठ करके इकट्ठे होकर के आंदोलन कर रहे थे और इन्होंने इस बेस पर यहाँ पर आपातकाल लगाया था। तो मोरारजी देसाई सरकार ने कहा था कि आंतरिक अशांति की जगह यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लिखा जाएगा। जब तक देश में सशस्त्र विद्रोह नहीं होता तब तक आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। तो ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया था। फिर यहाँ पर कह दिया गया था कि गणपूर्ति या कोरम व्यवस्था पहले की तरह ही रहेगी। जब तक लोकसभा या विधानसभा के 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तब तक कोई भी बैठक नहीं की जाएगी। फिर अगला इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की या कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य तो है, लेकिन एक बार वो पुनर्विचार के लिए इसे वापस मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। यहाँ पर कह दिया गया था कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है, वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। यहाँ पर कह दिया गया था कि एक बार वो पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास जो भी सलाह आती है उसे भेज सकता है। फिर इसमें कहा गया था कि आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल की स्थिति में भी लागू रहेंगे। जब हमने मूल अधिकार पढ़ा था और जब हमने इमरजेंसी चैप्टर पढ़ा था, दोनों में हमने समझा था कि जितने भी मूल अधिकार होते हैं उन सबको राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है जब भी आपातकाल देश में लगाया जाता है या इमरजेंसी की कंडीशन देश में होती है। लेकिन इसमें कहा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कहा गया कि आर्टिकल 20 और 21 को भी आपातकाल की स्थिति में लागू रखा जाएगा, इन्हें खत्म नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 में 2 सिद्धि से संरक्षण के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 21 में जीवन जीने के अधिकार के बारे में बताया गया है। आपको अगर थोड़ी बहुत कहानी आपने सुनी होगी तो आपको पता होगा, इंदिरा गांधी सरकार ने जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में, तो जितने भी विपक्षी दल के नेता थे सभी बड़े नेताओं को जेल में डलवा दिया गया था। इसी समय मीसा करके एक कानून आया था, आपको याद हो अगर हमने पढ़ा था, तो मीसा जो कानून था उसके तहत जितने भी विपक्षी दल के बड़े नेता थे, जो भी आंदोलन में लोगों का साथ दे रहे थे या जो भी आंदोलन को संचालित कर रहे थे, उन सभी को जेल में डलवा दिया गया था। तो इसमें यह कहा गया है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 में आपको पता है क्या कहा गया है कि जो भी कानून उस समय होगा जब अपराध किया गया है, उसी कानून के तहत अपराधी को सजा दी जाएगी और एक अपराध के लिए किसी अपराधी को एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल की स्थिति में निलंबित नहीं किया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा, बाकी सभी मूल अधिकार आपसे छीने जा सकते हैं। ये कह दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। फिर जो शेड्यूल्स वाला या अनुसूची वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, आपको याद होगा 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा और इसमें दल बदल को जोड़ा गया था। तो 10वीं अनुसूची, दा से आपको याद रखना है, हमने तब भी याद किया था, दा से 10वीं, दा से दल बदल। तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची अभी हमने पढ़ा था, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर 56वां संविधान संशोधन 1987 जो था, उसमें गोवा को 25वां राज्य बनाया गया था। गोवा को भारत के अंदर 25वें राज्य का दर्जा दिया गया था। ये 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा किया गया है। 61वें संविधान संशोधन 1989 में जितने भी वयस्क मताधिकार की उम्र हुआ करती थी, पहले होती थी 21 साल, इस 21 साल की आयु को घटा करके 18 साल कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। और इस टाइम पर राजीव गांधी जी की सरकार थी। ये भी आपसे एक बार प्रश्न पूछा गया था। तो राजीव गांधी के द्वारा 21 से 18 साल मतदाताओं की आयु को कर दिया गया था घटा करके। फिर 69th अमेंडमेंट 1991 जो था, उसमें कहा गया था कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया था दिल्ली को,
और इसके साथ साथ दिल्ली को अपनी विधानसभा रखने का भी अधिकार दे दिया गया था। आपको पता है नॉर्मली यूटीज में विधानसभाएं नहीं होती हैं। वर्तमान में अभी कल की क्लास में ही हमने देखा था, वर्तमान में 3 यूटीज ऐसी हैं जहां पर विधानसभा होती है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो दिल्ली को अपनी विधानसभा रखने का अधिकार दिया गया था 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। और इसके बाद दिल्ली ने अपनी विधानसभा बनाई जिसमें 70 सीटें होती हैं और इनकी मंत्री परिषद में 7 मंत्री होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अभी हमने इसके पहले ही देखा था कि विधानसभा के जो 15% लोग होंगे, 15% से अधिक मंत्री परिषद में शामिल नहीं होंगे या मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा। मिनिमम यहाँ पर 12 लोग हो सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली है उसे एक्सेप्शन माना गया है। यहाँ पर 7 मंत्री होते हैं। मिनिमम 12 होने चाहिए, लेकिन 12 से भी कम दिल्ली में हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमें इतने ही संविधान संशोधन पढ़ने हैं। अब इसके बाद अगली वीडियो में 2024 तक जितने भी संविधान संशोधन किए गए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट हैं, जहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, वो सब कल की क्लास में हम देखेंगे।